नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था कि आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन का डाउट सेशन रखा गया है और उसमें आपको एक प्रॉपर तरीका बताया गया था कैसे आप अपने डाउट्स को भेजेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स भेजा भी। और हाँ, एक चीज के लिए मैं माफी मांगूंगा कि आप लोगों को मैं ये जो आपके डाउट्स का आंसर वो थोड़ा लेट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अन्य चीजों में भी काफी बिजी था। इस वजह से मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आज आपको ये वीडियो मिल रहा है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और एक रीजन और भी था कि जैसे रिडॉक्स रिएक्शन का रिलेशन जो है मोल कॉन्सेप्ट से कुछ था, तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि रिडॉक्स के बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर मैं शेड्यूल कर दूंगा। और आप मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी लेक्चर देख चुके हो, कुछ ऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस वीडियो में आपका देखिए जितने भी डाउट्स आए थे वो मैं आपका क्लियर करूंगा। जैसे पहले ही बताया गया था आपका कि डाउट्स जो है आपको अपने लेक्चर और पीडीएफ सीट से पूछने हैं, तो आप लोगों ने पूछा भी। और सब मैं कुछ ऐसा इस वीडियो बना रहा हूं कि जैसे आपके पीडीएफ सीट के डाउट्स हैं, जैसे कोई क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कोई है स्टूडेंट, किसी ने क्वेश्चन 2 और 4 पूछा, किसी ने 11 13 14 पूछा। इस तरीके से आप लोगों ने करके 17 क्वेश्चन में से लगभग 15-16 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ ही डाला। कुल मिलाकर मुझे पूरी पीडीएफ सीट सॉल्व आप लोगों को करानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं आपको जो पूरी पीडीएफ सीट है वो सॉल्व करा देता हूं। उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है वही छोड़ना है, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी कराना है, वो मैं करा देता हूं। तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जो कुछ लोगों के पर्टिकुलर पीडीएफ सीट के अलावा लेक्चर के कुछ डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पीडीएफ सीट ही आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं। तो देखिए पीडीएफ सीट में क्वेश्चंस जो थे आपके वही थे जो आपको लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ाए गए थे। कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर डाउट्स आए हैं तो कोई ठीक है, डाउट्स को देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है पीडीएफ सीट में कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर जो है, जैसे मैंने नीचे आंसर भी दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर गलत है और उस क्वेश्चन को सभी लोगों ने डाउट पूछा। बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोग कराता हूं। सबसे पहला था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। इसमें निकालना है आपका, मैंने दिया था कंपाउंड BaClO3 का होल ट्वाइस। अब इसमें आपको Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, पता नहीं क्यों आप लोगों से गलती हो रही है या इसको नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं, आपका Ba जो होता है ये आपका सेकंड ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पर Ba2+ के फॉर्म में होगा और ClO3 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, अपना x मेथड से निकाल लीजिए। x मेथड मतलब आपका वही है कि आपको जिसका निकालना उसको x मान लीजिए। बाकी ऑक्सीजन का जानते ही है कितना होगा, -2, तो 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इज इक्वल टू -1, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। देख लीजिए, आपको ये आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे है और ये क्वेश्चन पूछा जाना जेन्युइन है, क्योंकि आप लोगों ने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वो आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, नो डाउट आते ही आते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कराएगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, वो यही से पूछेगा। आपका पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सेंट्रल मेटल का और कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी कभी क्या करता है, इन्हीं दोनों का सम पूछ लेता है कि ऐड करके वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो वो चीज आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा, बता देता हूं। देखिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इसमें इधर या इधर लिखे होते हैं उनको काउंटर आंसर करते हैं, और इनको हम देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। हम इनको तोड़ सकते हैं। यहां पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव और 3 Cl-। इस तरीके से हम लोग आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इतना लिख लिए, उसके बाद आप यहां पर आइए, कुछ नहीं, बस जिसका निकालना उसको x मान लीजिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और NH3 आपका न्यूट्रल लिगैंड होता है। आप वहां पढ़ेंगे लिगैंड लिगैंड क्या होता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। देखिए जो मैं बता दिया करूं कि हाँ ये चीजें आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जब चैप्टर का लेक्चर मिलेगा तो उसमें आपको ऑलरेडी वो चीजें मिलेंगी।
उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने रिडॉक्स, मान लीजिए मैंने कुछ मोल कॉन्सेप्ट चीजें यूज किया था, वैसे वहां पर वो बताया था, लेकिन जब आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें सब कुछ चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए, जो बताया जाए उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। वहां पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि वो उस जिस पेज पे वो आप नोट्स बना रहे होंगे, उस पेज को आप करें फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, एक बात ये मैं आपसे बात कर लूं कि हम लोगों ने आप लोगों से नोट्स मंगाया था कि आप लोग जो भी अपनी नोट्स बनाए उसको भेजिए, और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि आप लोग, कुछ लोगों ने तो बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाया। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कहने के बाद भी उन्होंने नोट्स नहीं भेजा, लेकिन देखिए नोट्स आपके बेटरमेंट के लिए, अगर हम लोगों ने थोड़ा प्रेशराइज किया आप लोगों को, तो इससे आपका ही फायदा होगा। नोट्स बनाया तो आपका ही फायदा होगा, आपको ही रिवीजन में हेल्प मिलेगा। हम लोग का पर्सनली कोई फायदा है, हम लोग के लिए ऊपर उल्टा लोड ही आता है कि आप लोग पीडीएफ फाइल भेजते हो, उसको हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है, उसको जो भी पर्टिकुलर मेंटर होते हैं उनको भेजना पड़ता है, वो रिव्यू करते हैं, जो भी आपकी गलतियां होती है, जो उसमें आप सही किया जा सकता है, सुधार किया जाता है, इंप्रूवमेंट्स किया जाता है, वो हम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो उसमें दिक्कत, हम लोग का तो लोड ही बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हम लोगों को उसमें फायदा हो रहा है कि आप लोग नोट्स भेजते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको गलत सेंस में ले लेते हैं कि हर चीज में बस केवल परेशान कर रहे हैं कि नोट्स भेजो नोट्स भेजो। तो ये आप लोगों के अच्छे के लिए ही था, और अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लोग समझदार तो हैं ही। तो हाँ, लेकिन कुछ नो डाउट कुछ लोगों ने बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाया, मतलब वो नोट्स देख के मुझे लगा कि इतने अच्छे मैंने भी अपने नोट्स नहीं बनाए था, ठीक है। तो ऐसे ही जुटे रहिए और रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहिए बस। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर इसका। हाँ, तो NH3 जो आपका ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और बस इक्वल कर दीजिए जो इसके ऊपर चार्ज है, जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे यहाँ पर भी करना है। x = +3 आ जाएगा, और ये आंसर मेरे हिसाब से आपको कोई किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, ये सेकंड ही है ना, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड ऑप्शन है आपका ये, ठीक। चलिए, थर्ड क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा था, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल उसमें बस केवल x मानना था, निकाल लेते हैं आंसर आसानी से। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में लोड नहीं लेना है, एक काम सीधे से करना है आपको, पहले निकालिए अपने जो ओरिजिनल मेथड आप जानते हैं, वही x लेके और निकाल दीजिए। अगर वो आपकी जो रेंज है मैक्सिमम मिनिमम की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज, अगर उसको फॉलो नहीं करता, तब आपको टेंशन लेना, तब आप उसमें स्ट्रक्चर और दुनिया भर की बातें सोचिए। नहीं तो वैसे आ रहा तो ठीक है, टिक करके आगे बढ़िए, बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना है। चौथा क्वेश्चन भी किसी ने भी शायद नहीं ही पूछा था, वैसे मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। क्या था आपका, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, मतलब KO2 में आपका पूछा था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सब तो मैं बताया ही था, सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, देख सकते हैं इसमें। पोटेशियम जो होता है आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, और +2x = 0, तो x = कितना हो जाएगा आपका, -½ ठीक है, समझ गए? क्या समझना ही था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था। चलिए, अगला एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं 2-3 लगभग 4 बार स्टूडेंट्स के एक डाउट आए थे, रिएक्शन बैलेंस उनको नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। देखिए, जो टॉपिक्स आपको ना समझ में आए उसको कोशिश करें 2-3 बार लेक्चर देख लीजिए, अगर तब भी नहीं समझ तो डाउट पूछ लीजिए, लेकिन लेक्चर 2-3 बार देख लिया, आपको तो एक्सेस दिया ही गया है, 2-4-5 बार जितना मन करे उतने बार लेक्चर देखिए। तो चलिए, मैं रिएक्शन बैलेंस आपको समझा देता हूं एक बार फिर से, इस यही क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हुए, पूछा भी काफी गया, ये 5वां क्वेश्चन आपका, काफी लोगों ने डाउट पूछ लिया, और जबकि अगर आप लोगों ने इसका मतलब ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन मैं लेक्चर में करा भी चुका था, उसके बाद भी आप लोगों ने इसको डाउट पूछ लिया। C2O4 2- plus H plus gives out Mn2 plus CO2 plus H2, ठीक। अब इसको, इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना था। देखिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने स्टेप वाइज आपको कुछ चीजें बताई थी। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट हो आप उनको बैलेंस कर लीजिए। आप अगर यहां पर ध्यान देंगे तो Mn बैलेंस है ऑलरेडी, कार्बन देखेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो सबसे पहले इसको 2 बना लीजिए, ठीक। बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी आपको करना भी नहीं है बैलेंस। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग हो रही है। उसके लिए आप देखिए, अब जैसे आप यहां देखेंगे Mn पे, तो Mn पे यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां पर कितना है आपका, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर कार्बन पे देखिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है आपका,
यहाँ पर आप देखेंगे तो +3 आएगा, ठीक, निकाल लीजिए। और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है CO2 में +4, ठीक, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पर Mn 7 से 2 में जा रहा है, मतलब 5 का चेंज आ रहा है, और कार्बन जो है 3 से 4 में जा रहा है, और 3 से 4 मतलब 1 का चेंज आ रहा है। 1 का चेंज आ रहा है, लेकिन 1 का चेंज 1 के ऊपर आ रहा है। जैसे 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने +3 निकाला, ठीक है, तो 1 के ऊपर चेंज जो है वो 1 का आ रहा है, तो 2 के ऊपर कितने का चेंज होगा, 2 का चेंज हो जाएगा, ठीक। अब मैंने अगला स्टेप क्या करा, जब आप चेंज निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जो चेंज होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने इसका ये भी तरीका आपको बताया था कि इसकी टोपी उसके सर, यही आपको काम करना था कि इन दोनों के बीच का जो चेंज है उसको इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो इन दोनों का चेंज है वो उसको इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी टोपी उसके सर, ठीक, इतना काम आपको करना था। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5 ऑफ C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस, और Mn2 प्लस वाले में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस प्लस आपका इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 10 CO2 हो जाएगा, और प्लस H2, ठीक, ये बात आ गई आपकी, ठीक। अब यहां तक आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद आपको अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना, उसमें भी सबसे पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है H2O ऐड करके। और आप H2O कैसे ऐड करेंगे, पहले देख लीजिए किधर कितने ऑक्सीजन कम है, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतने H2O जोड़ दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। अब कैलकुलेट करिए कितना है, इधर 20 8 28 ऑक्सीजन इधर है, और इधर आपका कितना है 20 ऑक्सीजन है, ठीक है। H2O वहां पर जो लिखा है वही ऐड करने के लिए ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 ऑक्सीजन है और इधर आपका 28 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इधर 8 ऑक्सीजन जो है कम है, तो इधर 8 H2O ऐड कर दीजिए। अब देख लेंगे तो आपका ऑक्सीजन जो होगा वो बैलेंस हो चुका है। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग H+ ऐड करेंगे जिधर जितने हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर 16 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है 16 H+ ऐड कर देने हैं, ठीक। अब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो चुका है। अब देखिए बात आती है कि रिएक्शन आपको किसी मीडियम में बैलेंस करना होगा, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो आपने जो यहां तक काम किया है उससे आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। एसिडिक मीडियम मतलब H+ आना चाहिए रिएक्शन में, इतना मोटा मोटा समझिए। अगर बेसिक मीडियम में कहता है तो मोटा मोटा समझिए कि OH- आना चाहिए रिएक्शन में। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन यही बैलेंस करने के लिए कहता तो आपको एक काम और करना पड़ता है इसमें। वो काम क्या होता, काम यही है आपको कि जिधर मतलब आप अगर आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना तो आपको क्या करना है, आप देखिए कितना H+ ऐड किया गया है, जितना H+ ऐड किया गया है उतना OH- दोनों साइड ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 16 H+ ऐड किया गया है, 16 OH- इस साइड भी और 16 OH- इस साइड भी ऐड कर दीजिए। ये तब करेंगे जब बेसिक मीडियम में कहा जा रहा है, नहीं तो एसिडिक मीडियम तक यहाँ तक बैलेंस हो चुका है और कुछ नहीं करता तो एसिडिक मीडियम में कर दीजिए, या वो क्वेश्चन देखकर ही समझ में आता है, ठीक। तो अब 16 OH- आपको दोनों साइड ऐड कर देना है। अब 16 OH- ऐड करेंगे तो अगर आपको हल्का सा अपना सेंस लगाएंगे तो 16 H+ प्लस 16 OH- ये बन जाएगा आपका क्या 16 H2O, और इधर वाला 8 H2O इधर लाके माइनस कर दीजिएगा, ठीक। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें समझते होंगे आप लोग। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं थी OH- ऐड करने की, क्योंकि उसने सब पूछा नहीं है। और आखिरी में सबसे लास्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका यहाँ पर चार्ज बैलेंस, वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 नेगेटिव 10 नेगेटिव मतलब 10 2 12 नेगेटिव और 16 पॉजिटिव, मतलब कितना हो गया, अरे इतना समझिए ना, जैसे 16 रुपए आपने आपके पास है और 12 आपने उधार दे दिया तो आपके पास कितना बचा, 4 ही रुपए तो आपके बचे, और भी 4 रुपए आपके अपने हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए 4 रुपए अपने हैं, ठीक है। तो जैसे आपके दो दोस्त, एक के पास 4 रुपए, एक के पास 4 रुपए, दोनों लोग बराबर हैं, वही सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक। ये सब बातें थी रिएक्शन बैलेंस में। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी।
और एक चीज जान लीजिए, जो मैंने मेथड बता दिया इसी मेथड से रिएक्शन बैलेंस करिएगा, पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप एनसीईआरटी उठा लेंगे, कोई बुक उठा लेंगे, उसमें 2-3 मेथड आपको मिलता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मेथड से करना हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे आप परेशान होंगे, और नहीं तो आप बुक पढ़ के कर लीजिएगा, आप परेशान जरूर हो जाएंगे उससे। ये जो मेथड बताया मैंने, इससे करिए, आपको फायदा रहेगा। हाँ, एक चीज और, आंसर आ गया होगा आपका, आप मिला लीजिएगा। इसमें पूछा था करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, संतुलित प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रियाशील के सही गुणांक। आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा हिंदी बोला करें, हिंदी में इसमें बताइए, इंग्लिश ज्यादा टफ हिंदी है, प्रतिक्रियाशील, और जैसे लगता है कोई बहुत बम गिर रहा कहीं। तो इसमें देखिए आपको कोएफिशिएंट्स बताने थे, मेरे हिसाब से शायद पहला ऑप्शन आया था ना, देख लीजिए, आंसर तो मैंने लिख ही दिया था, हाँ पहला ही है, ठीक। और ये आपका, मैं आपको बता दूं, ये आपके आईआईटी जेईई में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो जितने लोगों ने कर लिया उनको तो खुशी होनी चाहिए कि आपने आईआईटी जेईई का क्वेश्चन कर लिया। जो नहीं कर पाए वो भी निराश ना हो, कभी न कभी तो कर ही लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भगवान की दया से आप लोगों ने छठवां क्वेश्चन को किसी ने नहीं पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन आप सभी ने पूछ लिया, और जरूरी था भी पूछना, क्योंकि ये गलत होना ही था, मुझे उम्मीद थी, और मैक्सिमम ने पूछा, मतलब जितने लोगों ने डाउट पूछा मैक्सिमम में 7वां और 11वां क्वेश्चन डाउट में आया है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। इसमें भी रिएक्शन बैलेंस में ही था, I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4 gives out Cl माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस I2, ठीक। इसमें पूछा गया था कि HSO4 माइनस का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहां पर क्या कोएफिशिएंट आएगा रिएक्शन जब बैलेंस करेंगे तब, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले चीज तो आप वो बैलेंस कर लीजिए, वो एलिमेंट जो आपका यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक। वो आपको दिखेगा कि सर I2 वहां 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो हम बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि आप अभी ये चीज रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। उसका रीजन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं अभी पहले से ऐड कर लूंगा तो आगे जाके दिक्कत आ जाएगी, चार्ज आपका बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, ऐसे इससे निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा उसको मत करिए अभी बस आप पहले चेंज कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ -1 है, यहाँ पर 0, 1 का चेंज आ रहा है, और यहाँ पर निकालेंगे तो मेरे हिसाब से +5 आ रहा है, और यहाँ पर -1 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ का आपका 6 की चेंजिंग आ रही है, और यहाँ से यहाँ आपकी 1 की चेंजिंग आ रही है। और वही इसकी टोपी इसके सर करिए, जो चेंजेस है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ आ जाएगा 6I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4। जानते हैं आपको एक जगह पर वो फंसा दिया है इस क्वेश्चन में, वही समझने वाली बात है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन गलत हुआ है। और यहां पर आ जाएगा आपका Cl माइनस प्लस HSO4 माइनस और प्लस, अब देखिए आपको क्या करना है, ये 6 मल्टीप्लाई करना I माइनस और I2 में। आप देखिए यहीं पर दिमाग लगाएंगे, इधर 6 मल्टीप्लाई कर दिए, इधर 6I हो गया, तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर 6I है तो इधर भी 6 आयोडीन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उधर ऑलरेडी I2 है, तो अगर हम 3I2 कर देंगे तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? कोई गलत नहीं होगा। इससे क्या होगा, मेरे चार्ज बैलेंस में मुझे हेल्प मिलेगी आगे चल के, ठीक है। आप पहले वैसे ही कर लीजिए, जैसे पहले 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 6 से मल्टीप्लाई 12I हो जाएगा, ठीक है, करिएगा, लेकिन देखेंगे उसमें चार्ज बैलेंस में दिक्कत होगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा घुमा देते तो क्वेश्चन आपका सही हो जाता, ठीक। तो ये 3I2 यहाँ पर पहला, तो ये बढ़िया स्टेप था, अगर ये ध्यान देते तो आगे अच्छा प्रोसीड कर ले जाएंगे आप। चलिए अब इसके आगे वही है, पहले ऑक्सीजन देख लीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पर आपका कितना है, 4 3 7 ऑक्सीजन है, ठीक। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या, इधर 4 3 7 ऑक्सीजन है, और इधर आपका 4 ऑक्सीजन, मतलब 3 वाटर की कमी लग रही है मुझे, इधर ऐड कर दीजिए 3 वाटर। अब 7 7 ऑक्सीजन बराबर हो गए, बराबर है ना भाई? हाँ है। चलिए अब इधर देखिए, अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन बैलेंस करने जाएंगे निश्चित तौर पे। यहाँ पर आपका 6 एक 7 हाइड्रोजन है, और इधर 2 हाइड्रोजन है। अब बताइए कैसे मैं बैलेंस करूं, इधर 7 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन,
सर आप बताए थे H प्लस ऐड कर देंगे, H प्लस तो ऐड कर देंगे, कितना H प्लस ऐड करें कैसे पता चलेगा मुझे? आप कहेंगे सर उधर 7 है इधर 2 है तो 5 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, 5 H प्लस ऐड कर दीजिए। लेकिन एक बात यहाँ फिर आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो क्या है? जो H प्लस मुझे मिल रहा है वो है कहां से? वो H प्लस आ तो H2SO4 से ही रहा होगा। H2SO4 रिएक्शन में दिया क्यों गया है आपको? H प्लस का सोर्स ही तो होगा, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका सोर्स क्या होगा? H प्लस ही तो होगा, मतलब ये H प्लस का ही तो सोर्स होगा। तो यही आपको यहां पर समझना था। तो आप जो हाइड्रोजन की पूरी कहानी है उसको यहां से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? इधर 7 हाइड्रोजन है तो निश्चित तौर पे इधर 7 हाइड्रोजन तो आप ला नहीं पाएंगे। 7 हाइड्रोजन कैसे लाएंगे भाई? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यहां पर आप यहां पर ये करेंगे कि आप यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहोगे साहब तो बहुत बढ़ गया हाइड्रोजन, बता रहा हूं क्या करना आपको। 6 इधर मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपका 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहां पर आपका कितना है? 6 1 7। आप यहां करिए 6 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो गया? 3 दूनी 6 और 6 6 12, 12 हाइड्रोजन इधर 12 हाइड्रोजन इधर, मेरा बराबर हो गया। ठीक, 12 12 हाइड्रोजन। अब आप ध्यान देंगे तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका होगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और चार्ज बैलेंस है सबसे बड़ी चीज है। इस क्वेश्चन का सबसे मेन मोटिव था चार्ज बैलेंस करना। आप कुछ भी करेंगे, अगर जैसे मैं बताया आप इसको H प्लस का सोर्स नहीं मानेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो चार्ज ही नहीं बैलेंस होगा। अब बैलेंस आपका चार्ज इधर 6 7 निगेटिव मतलब 7 रुपए उधार और इधर भी 7 रुपए उधार, दोनों टाइप 7 7 रुपए उधार, बैलेंस से चीजें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। 2-3 चीजें ट्रिकी हैं। एक तो यहाँ पर आपको ये इस तरह मल्टीप्लाई करना और ये आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने वाली चीज है। ठीक, और इस तरह कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस तो आपको दिए ही जाएंगे। ठीक है, और इनको ध्यान देना हमें बस केवल क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखकर। आप देखेंगे अगर ऑप्शन तो आपको और ऑप्शंस आप सेट करने की कोशिश करिए तो आपको खुद ही पता चल जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा रिएक्शन में सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए इंक्लूडिंग चार्ज। ठीक, और वही आप लोगों से फंस रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका एक रिएक्शन बैलेंस का। क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आते हैं पेपर में रिएक्शन बैलेंस का। एक चीज जान लीजिएगा, जिस टाइप के मैंने 2-3 टाइप के दिया है इसी टाइप का आएगा, इसके अलावा कोई टाइप क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन था जिसको मैं क्लास में ऑलरेडी करा चुका था, लेकिन तब भी आप लोगों ने पूछा कहता है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक बात बताया था आपको कि देखिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से बिहेव तभी कर सकता है जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा, उसकी जो रेंज है उस रेंज के बीच में लाई करेगा। सीधी सी बात है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें खुद रिड्यूस होंगे, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे। और वो अगर रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे तो क्या करेंगे? दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए। वो लोग एक्ट कर सकते हैं एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आगे कहां जाएगा? ठीक है, बताइए। अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपका घर जो है वो 4 फ्लोर का, आप चौथे फ्लोर पे चढ़ चुके हैं, तो उसके आगे कहां जाएंगे? आसमान में तो उड़ने नहीं लगेंगे। ठीक, तो आपकी एक लिमिट आ गई। लेकिन अगर आप मान लीजिए जैसा आपका घर का 4 फ्लोर है, आप सेकंड फ्लोर पर है, तो आप नीचे भी जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी, और ऊपर भी जा सकते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों जाने का ऑप्शन है आपके पास। तब आप क्या हो जाएगा? आप ये कह सकते हैं मैं ऊपर भी जा सकता हूं, मैं नीचे भी जा सकता हूं। वही सेम चीज यहां पर भी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से बिहेव कर सकता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से बिहेव कर सकता हूं। लेकिन अब आप 4th फ्लोर पर है या फर्स्ट फ्लोर पर, तो कहां क्या? अगर फर्स्ट फ्लोर पर है तो नीचे कहां जाएंगे? जमीन के अंदर तो घुस नहीं जाएंगे, ऊपर ही आप जा सकते हैं। मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ ही सकता है। और आपका अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ ही सकता है तब आप सिर्फ क्या, आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब आप दूसरों को रिड्यूस करेंगे तभी खुद ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब आप सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ठीक, ये बातें आप समझिए। और इसमें हम लोग ऑप्शंस अगर अपने देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे, क्या क्या दिया गया था? SO3। कोई भी चीजें हैं खासकर साइंस में अगर आप अपने डेली लाइफ से उस चीज को रिलेट करेंगे तो चीजें याद भी होंगी और मजा भी आएगा पढ़ने में। H2S। अब देखिए यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ रहा है +6,
सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। तो ये कहीं पर भी रिएक्शन करेगा, कुछ भी होगा, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ डिक्रीज कर सकता है। आप 4th फ्लोर पर है तो ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ नीचे आ सकते हैं, तो ये सिर्फ नीचे आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ डिक्रीज होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर Mn जो है हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, इसका भी नीचे ही आना है इसको, तो ये भी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। H2O2 देखिए, ये तो बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारा H2O2, अब इसकी बात करता हूं क्योंकि यही आंसर भी है आपका। H2S में देख लीजिए, इसका -2, ये आपकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम है मतलब आप जमीन में खड़े हैं अपने फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बढ़ सकता है, इसका मतलब आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेंगे, दोनों नहीं बिहेव कर सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का आता है -1, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है हमारा ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है और आपका ये -2 में भी जा सकता है, मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये बातें थी इस क्वेश्चन की। बाकी H2O2 का तो मैं आपको बताया ही था यार, कि इसमें बताया था कि H2O2 H2O में भी जाता है, H2O2 O2 में भी जाता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ गई ऐसा इस क्वेश्चन में, और शायद मैं यही क्वेश्चन कराया भी था आपको क्लास में, ठीक। तो ऐसी गलतियां मत क्या करिए आप लोग। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए आगे से, जैसे मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी लेक्चर में पढ़ाते समय कुछ चीजें गलती हो जाती हैं, ठीक है, होता है कभी कभी फ्लो में आदमी कुछ बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है, ये होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है, कैमरे को हम लोग देख के पढ़ाते हैं, तो वो हो जाता है कभी फ्लो में नहीं पता चल पाता, तो जैसे बाद में पता चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं, तो एक बार विजिट कर लिया करिए आप, जैसे मेरे लेक्चर 2 में विजिट कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें एक मिस्टेक नहीं थी, उसमें मैं लिखना कुछ चाह रहा था, मैंने कुछ दिया था, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं थी, बस वही फ्लो वाली ही गलती थी उसमें। तो चलिए इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन फिर आपका रिएक्शन बैलेंस का ही है, ये भी पूछा गया था, आसान था, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें तो आपको बहुत आगे स्टेप बढ़ना ही नहीं था, बहुत इस इनिशियल स्टेप में आपको रुक जाना था। 5H2O2 + XClO2 + twice of OH-, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 9th। twice of OH- gives out X of Cl- plus YO2 plus 6H2O, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या है, आपको इसमें X और Y की वैल्यू बतानी थी, ठीक है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं इसमें। यहां पर आपका है -1 और यहां पर आप देखेंगे तो रहेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर आइए, यहां पर है आपका -1 और -1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 4 से -1 डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हमें इंक्रीज वाला डालना पड़ेगा, तो इंक्रीज वाला है आपका ये 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ आपका क्या 2 का चेंजिंग आ रही है, ठीक है, मतलब 1 का चेंज आ रहा है, 2 है यहाँ पर 2 आइटम, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब चेंज 2 का आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कितने का चेंजिंग है, अब यही बहुत लोग यहीं पर गलती करते थे, चेंज ही नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे यही एक चीज पूछे कि उनको, जैसे मैंने कहा था कि जब आप चेंज एन फैक्टर कैलकुलेशन में, कि जब भी आप चेंज कैलकुलेट करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड चेंज कैलकुलेट करेंगे। अब मैग्नीट्यूड करना है मतलब सिर्फ आपको वैल्यू बताने, सब पॉजिटिव निगेटिव छोड़ देना है। तो देखिए इसके मैं एक तरीका बता देता हूँ, देसी तरीका। देसी तरीका ये होगा, यहाँ पर +4 है, +4 मतलब मेरे पास 4 रुपए हैं, और यहाँ पर -1 मतलब 1 रुपए उधार है, तब बताइए कि दोनों में अंतर कितना होगा, कितने रुपए का अंतर है दोनों में, 5 रुपए का अंतर आएगा। मेरे पास 4 प्लस में है, उसके पास 1 रुपए उधार है, मतलब 1 रुपए उसका पॉजिटिव में 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन नेगेटिव में 1 है, मतलब 1 रुपए उधार भी है, तो उससे मैं 5 रुपए ज्यादा अमीर हुआ। इसी तरीके से आपको रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 का चेंज, और नहीं तो मैथमेटिक्स वाला मेथड है 4 - -1 = 5, इस तरीके से भी आ जाएगा, जैसा मन किया वैसे करिए,
ठीक, 5 का आ गया। अब कुछ नहीं करना, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई वही जो मैं बताया था, इसकी टोपी उसके साथ कर दीजिए बस। अब इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देखिए एक्स एक्स लिखा गया सेम सेम, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और ये जो आपका 5 का है ये इन दोनों मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 5 क्वेश्चन में पहले से मल्टीप्लाई करिए, इस 5 में मत मल्टीप्लाई कर, 25 मत कर दीजिएगा इसको, ये 5 पहले से मल्टीप्लाई करके आपको दिया गया, क्योंकि उसको सिर्फ y की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बताइए इसमें क्या दिक्कत थी, सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, क्वेश्चन सेकंड नंबर में निकल जाता है ये। ठीक है, ये भी कहीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं अपना। 10वां क्वेश्चन क्या था आपका? 10वां क्वेश्चन है आपका, पूछा है कि ये किस मतलब बताना है कि कौन सी रिएक्शन है ये। अब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, मैंने चारों प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाया था, और एक चीज जान लीजिए, सबसे फेमस जो होती है वो आपका इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है, तो पहले तो चेक कर लिया करिए उसी के लिए। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो भी एक्ट्रेस हीरोइन फेमस होती है, सबसे ज्यादा अगर देखेंगे उसी के बारे में सर्च किया जाता है, तो वही चीज है, सबसे फेमस डिस्प्रपोर्शनेशन है तो आपको सबसे ज्यादा वही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन ही चेक कर लेना था आपको सीधा। क्लोरीन का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, देख लेते हैं हम भी। हाँ चलिए +1 आ जाएगा आपका, और यहां पर क्लोरीन का कितना आ रहा है, +5 आ रहा होगा, और यहां पर -1 आ रहा है। तो देखिए एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट या आयन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है, तो यही तो होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कि अच्छा, किसी एक स्टूडेंट ने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की मतलब डाउट में भी डाला था, उसको टॉपिक समझ नहीं आया था। क्या नहीं समझा भाई इसमें? एक कंपाउंड में कोई एक ही एलिमेंट या आयन को पकड़ लीजिए, वही ऑक्सीडाइज करेगा, वही रिड्यूस करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। क्या इसमें सोचने वाली बात है भाई? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, रिडक्शन हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। क्यों लोड लेते हो भाई? चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे अपने देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। तो चलिए अब आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन, जिसका आंसर इसमें गलत दिया गया है। क्वेश्चन सही था, कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इसमें कहा गया है कि जो इक्विवेलेंट मास है MnSO4 का, वो हाफ है ऑफ इट्स मोलर मास व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू। ठीक है, सभी लोग पीडीएफ शीट अपने सामने खोल कर रखें। ठीक, तो 11वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत सिंपल सा कह रहा है कि जो MnSO4 का जो मॉलिक्यूलर MnSO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हाफ है किसका, उसी के मोलर मास के। ठीक, मतलब इक्विवेलेंट वेट जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। ठीक, पूछ रहा है कि ये कब होगा, MnSO4 किस चीज में कन्वर्ट हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो इसमें आपको बहुत आसान था, इक्विवेलेंट वेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। कुल मिला के सारी कहानी कहां पर आ रही है, सेंटर्ड हो रही है एन फैक्टर पर। तो रख लीजिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू जो कंडीशन दिया गया पहले वही रख लीजिए, उसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे तो यहां से एन फैक्टर जो है आपका 2 आ जाएगा। तो आपको ये पता करना है कि MnSO4 किस चीज में कन्वर्ट हो कि उसका एन फैक्टर जो है वो 2 आ जाए। इसका भी बहुत आसान तरीका होता है। देखिए यहां पर आपको सबको पता होगा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ये नहीं अभी पता कर पाएंगे आप, रुक जाइए, नहीं पता कर सकते यहीं पर आप। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, देखिए MnSO4 है, मतलब ये ऐसे ही बना होगा Mn2 + SO4 2-, तो मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2। ठीक, और n फैक्टर कितना आना है 2, इसका मतलब यहां पर जो भी होगा उसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होना चाहिए, तभी चेंज कितना आ जाएगा 2 का चेंज आएगा, एक एटम है। और मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, पहले चेंज कैलकुलेट करते हैं फिर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो इसमें आपको ऑप्शंस में देखना चाहिए था कि किस ऑप्शन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, तो ये आ रहा था MnO2 में।
ठीक है, और आंसर में शायद MnO4 2 माइनस दिया गया है। ठीक है, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +4, चेंज कितने का आ गया, 2 का चेंज आ गया, 2 का चेंज आ गया तो यही n फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर 2 आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कुल मिलाकर क्वेश्चन में n फैक्टर के कैलकुलेशन को लेकर सवाल था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन भी आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही है। उसमें क्या कहता है कि हाइपो का इक्विवेलेंट वेट बताना है। देखिए हाइपो सॉल्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2H2O3, लेक्चर के दौरान मैंने बताया था। ठीक है, यही है हाइपो सॉल्यूशन, और इसमें रिएक्शन भी लिख दिया था तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया था। इक्विवेलेंट वेट बताना है आपको हाइपो सॉल्यूशन इन द रिएक्शन। ठीक है, जो भी रिएक्शन आपकी दी गई थी Na2H2O3, और मैं लिखता हूं जो यही चेंज हो रहा है, पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ये आपका Na2SO4 में जा रहा है। ठीक, ये बात सही है। आपको इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है इसका, तो भाई इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया था मैंने, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका एन फैक्टर पर सेंटर्ड है। मॉलिक्यूलर वेट का आपको कोई लोड नहीं लेना है, एन फैक्टर निकालने में क्या दिक्कत है बताइए। मैंने ऐसे में बताया था, दिस इज द सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन टाइप का है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा +2। देखिए कितना होगा, 2 + 2x - 6 = 0। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा x = +2, और यहाँ पर सल्फर का कितना है, +6 है कि नहीं है। चेंज कितने का आया है, चेंज 4 का आया है, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हैं, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चेंज कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, एन फैक्टर 8, आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 8। ठीक, ये शायद में भी आपका फोर्थ ऑप्शन था। ठीक, हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। चलिए 12वां नहीं हो गया ये आपका, अच्छा 12वां क्वेश्चन ही हो गया आपका। 13वां क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही था, एज इट इज था, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। उसमें क्या करता है कि Na2H2O3 हाइपो ही है, ये कन्वर्ट होता है Na2S4O6 में। Na2H2O3 जो है Na2S4O6 में कन्वर्ट होता है। ठीक, आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है इसका फॉर द रिएक्शन। आप देखिए अब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट बताना है आपको इसका। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या बताना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मतलब कुल मिलाकर फिर एन फैक्टर आपको ही बताना है। यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर सल्फर कितने में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ सल्फर कितने में, 2.5 में, देख लीजिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2.5 आएगा। ठीक, तो मतलब हाफ का 0.5 का चेंज आ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, तो 2 से चेंज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। क्या दिक्कत है भाई इसमें, सेम क्वेश्चन से मत पूछा करिए, जो एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछने कोई मतलब नहीं है। चलिए 14वां क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 14वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपको इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, 0.05 m KMnO4 का, जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 50 ml 0.1 m H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। और यहां पर देखिए मैंने हिंट भी दे दिया था कि H2S जो होगा SO2 में चेंज होगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सब कुछ करा दिया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने पहले कहा था कि जो भी आपके टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो भी नाम बोला जाएगा उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे अगर बोल देता कि जैसे बोल दिया उसने हाइपो सॉल्यूशन, तो पता होना चाहिए कि हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, Na2H2O3। उसी तरीके से और दूसरी चीज क्या थी इंपॉर्टेंट, आपको रिडॉक्स रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और रिएक्शन कैसे लिखेंगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर कैसा होता है, लेक्चर में जाके देख लीजिए फिर से। तो जब आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखना सीख जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले आप यहाँ पर रिएक्शन लिखिए, KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बताइए, H2S के साथ। ये मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया कि H2S SO2 में जा रहा है।
ठीक, H2SO2 में जा रहा है वो लिख लीजिए। और KMnO4 आपको यहाँ पर बोल दिया गया क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम। क्या मैंने आपको बिहेवियर ऑफ KMnO4 नहीं बताया था कि KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम में कहा जाता है, Mn2+ में जाएगा। ठीक है, कई लोग इसी में परेशान होते हैं सर K कहां चला गया। अरे K से आपको क्या मतलब, आप आयनिक फॉर्म में देखिए ना, जो चेंजिंग आ रही है वहां पर आपको नोटिस करना है। KMnO4 माइनस होता है Mn2+ में जाता है एसिडिक फॉर्म में। यहां पर आता है आपका n फैक्टर 5, ठीक, तो यहां +7 से +2 में जाएगा और यहां पर आपका -2 से +4 में जाएगा। ठीक, यहां से आपका 5 का चेंज आ गया और यहां से आपका कितने का आ गया, 6 का चेंज आ गया। ठीक, यहां का n फैक्टर कितना हो जाएगा, यहां n फैक्टर हो जाएगा आपका 5 और इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 6। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, KMnO4 का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आ रही है बताइए। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में, ये जो आपके टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस। रिएक्टेंट में दो चीजें होंगी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के 3 फार्मूले मैंने बताए थे, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। अब डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपकी मोलैरिटी को यूज कर रहा है, वॉल्यूम को यूज कर रहा है, इसका मतलब आपको मोलैरिटी वाला फार्मूला यूज करना है। मोलैरिटी वाला फार्मूला क्या था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, ये था। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस कर लीजिए। तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा, KMnO4 के लिए पहले मैं लिख रहा हूं KMnO4 के लिए ऐसे लिख लीजिए, KMnO4 का है ये, और इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, किसके लिए, H2S के लिए। ठीक, अब इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको बताइए। मोलैरिटी दी गई है 0.05, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एक ही कोई चीज अननोन है, बाकी सब नोन है आपको। n फैक्टर अभी मैंने कैलकुलेट किया है 5, और यहां पर देखिए मोलैरिटी इसकी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना दिया गया 50 ml, और n फैक्टर कितना है अभी मैंने कैलकुलेट किया 6। अब इसमें आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए, 120 ml ना आ जाएगा तो बता दीजिएगा हमें, क्या दिक्कत आ गई। सीधा से एक कॉन्सेप्ट कर देखिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट ने अपना डाउट में पूछा, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। आप दुनिया भर की कहानी भूल जाइए, इतना जानिए कि रिडॉक्स रिएक्शन में होगा क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कुछ होगा नहीं। आपको करना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर कर देना है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के मैंने 3 फार्मूले बताए। अब 3 फार्मूले में से आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया जाता है। क्वेश्चन में अगर मोल के बारे में जानकारी है तो मोल वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, अगर मोलैरिटी के बारे में बोल रहा है तो मोलैरिटी वाला, नॉर्मेलिटी बोल रहा है तो नॉर्मेलिटी वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। सिंपल फार्मूला रखेंगे, एक चीज अननोन रहेगी बाकी सब नोन रहेगी, और सब में एक चीज कॉमन है, आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली इसका उद्देश्य यही होता है कि आपको n फैक्टर की नॉलेज को चेक किया जाए। तो देख लीजिए, n फैक्टर निकालना तो आप सीख चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो क्या दिक्कत आएगी फिर आपको। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पहली बात तो रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रिएक्शन लिखने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करते हैं, वो भी मैंने आपको लिखाया। और मैंने आपको ये बता दिया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको KMnO4, K2Cr2O7 और H2O2, बस 3 का जानते रहिए। और रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो मैं लिखा दिया था कि 2 चीजें होती है उसमें, कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं, मिनिमम वाले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। और मैंने काफी उसमें एग्जांपल्स भी लिखा दिए थे, उससे बाहर आपके पेपर में लिख के ले लीजिए, नहीं आएगा, उतना आप पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया। 3-4 लोगों के डाउट्स थे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को लेके, फिर से नहीं उसको पढ़ाऊंगा, लेक्चर फिर से देख लीजिए और बाकी यहाँ पर जितना बताया उतना ध्यान ले लीजिए। अगला 15वां क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये खुद से करिए आप लोग, ये बहुत गलत बात है। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से नहीं है, आपको बस यही चेक करना कि इसमें देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा होगा किसी का और किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा होगा। चेक कर लीजिए ना, 4th में नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी।
उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, वही ऑक्सीडेशन नंबर रह जा रहा है। तो खुद करिए सब चीजों को। 16वां क्वेश्चन भी यही पूछता है कि बताइए ये रिएक्शन दी गई है Fe3+ gives out Sn+4 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe2+। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कौन सी ऐसी स्पीसी है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। आप बताइए रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताया था मैंने, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा। आप और उसको मैंने याद कैसे कराया था, जैसे LIC एजेंट आप सब जानते हैं। LIC एजेंट क्या करते हैं, दूसरे की बीमा करते हैं, ठीक है, दूसरे की LIC करते हैं। तो दूसरे की, तो ऐसे याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। और जो खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। देखिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, Sn2+ का Sn+4 में जा रहा है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या दिक्कत आ रही है भाई इसमें। अगर ये पूछा जाए कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या पूछा जाए कि जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगले क्वेश्चन में ये था कि कौन सी ऐसी स्पीसी है जो रिड्यूस्ड हो रही है, कौन सी ऐसी स्पीसी है जो रिड्यूस्ड हो रही है, जो रिड्यूस्ड हो रही है। रिड्यूस्ड कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा। इसमें भी आप लोग इसको भी पूछ लिए, बताइए Pb+ Ag+ gives out Pb2+ प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। इस रिएक्शन में पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया था कौन सी स्पीसी है जो रिड्यूस्ड हो रही है। रिड्यूस्ड कौन होगी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा। देखिए Ag+ का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 चला गया। तो थोड़ा सा लैंग्वेज, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला था, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। द स्पीसी बीइंग रिड्यूस्ड, कौन सी स्पीसी रिड्यूस्ड हो रही है, कौन सी स्पीसी ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिए। एक स्टूडेंट ने पूछ भी लिया था कि सर कैसे पता करेंगे कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां से रिडक्शन हो रहा है। अब ये तो वही बात हो गई है कि मैं पूरा आपको रामायण पढ़ाऊं, उसके बाद आप पूछो वही कि सीता कौन थी, राम कौन थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। आप पूरा मैं रिडॉक्स पढ़ा तो आप पूछोगे कि सर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पहचानेंगे, तो फिर क्या मतलब हो गया पढ़ने का। तो ये आपकी क्वेश्चन वाली सारी पीडीएफ सीट खत्म हुई और मान के चलिए लगभग 60% लोगों के डाउट जो हैं यहीं पर क्लियर हो चुके हैं। इतना ही आप लोग पीडीएफ सीट पूछते हैं। जैसे सबसे पहले मैं कुछ नाम लूंगा, सारे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे नाम हैं, तो इसमें मैं कुछ नाम ले रहा हूं जिन्होंने पीडीएफ सीट से पूछा था या जो भी डाउट्स पूछे थे, ठीक है। जितना मैंने बताया इसमें काफी लोग डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सबके नाम बोलना बहुत जरूरी नहीं है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आयुष श्रीवास्तव ने क्वेश्चन 11 पूछा था पीडीएफ सीट का, वो आपका क्लियर मैं कर चुका हूं। अगला जो है मानसी है, जो कि कहां से है, बलूपुरा, ये आपका कहां पर, ये बरेली डिस्ट्रिक्ट की है मतलब ये। और इन्होंने पीडीएफ सीट के ही 4-5 क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैंने सारे बता ही दिया यहाँ पर। और हाँ, मानसी की एक मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया नोट्स बना रही हैं और अगर इन्होंने ऐसे रिवीजन करते रहे, नोट्स इनकी जो है बहुत बहुत अच्छी नोट्स हैं, ठीक है। राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, जरूर सक्सेस होंगी। और अगला जो है वो किसका है, रिशु कुमारी, ये है जहानाबाद से और इनका भी था, पहला था इन्होंने पीडीएफ सीट से एक क्वेश्चन पूछा था और अगला इन्होंने एक लेक्चर से इन्होंने एक टॉपिक पे इनको डाउट था, वो मैं टॉपिक आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए एक बात मैंने आपको बताया था वहां पर, मैंने वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में बताया था कि क्या होगा कभी कभी कि आप जो x मानकर कैलकुलेट करते हैं वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कुछ अलग आए, मतलब जैसे आपके रेंज में ना आए। मान लीजिए जैसे हो सकता है, जैसे इन्होंने जो पूछा है वो पेरोक्साइड लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट को फिर से कहा है कि सर बता दीजिए, मैं आपको बताता हूं। तो अगर मान लीजिए जो आपने कैलकुलेट किया ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड अगर आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाए, ठीक है, आपने जैसे कैलकुलेट किया +8 लेकिन मैक्सिमम +6 है, तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, ये मैंने आपको बताया था। ऐसे केस में क्या होता है कि मैंने बताया था कि ऐसे केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, ये मैं आपको बताया था। क्या प्रेजेंट होता है, पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज आपका कुछ ये होता है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक। अब बात आती है कि सर इस बेसिस पे मैं स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाया था, आज मैं आपको थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आप स्ट्रक्चर बनाना और आसानी सीख जाएंगे। वैसे स्ट्रक्चर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो खुद ही बनाने लगेंगे, लेकिन यहीं पर आप देख लीजिए आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
पहली चीज होगा कि पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट कब होगा, जब कैलकुलेटेड मैक्सिमम से ज्यादा होगा। अब पेरोक्साइड लिंकेज में मैंने पहले बताया, पता करिए कि कितने पेरोक्साइड लिंकेज होंगे। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज पता करने का जो तरीका होता है उसमें क्या आता है कि आपका नंबर ऑफ सेंट्रल एटम है कितने। तो नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अगर एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एक होते हैं तो पेरोक्साइड लिंकेज कैलकुलेट किया जाता है कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम अपॉन 2। ये सब लेक्चर में लिखवा चुका हूं। और अगर दो होंगे तो कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए कितने पेरोक्साइड लिंकेज होंगे। अब उसके बाद आएगी कि पेरोक्साइड लिंकेज की पोजीशन क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था। मैंने सोचा कि केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर देखेंगे सब सीख जाएंगे, लेकिन मैं ही आपको बता देता हूं। आप बहुत से लोगों को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही थी, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। पोजीशन क्या होगी पेरोक्साइड लिंकेज की, उसमें भी देखिए कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, एक सेंट्रल एटम अगर मान लीजिए प्रेजेंट है, तब पेरोक्साइड लिंकेज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। एक अगर सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, मान लीजिए एक कोई सेंट्रल एटम है, तो अगर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है तो कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक, अगर दो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, दो सेंट्रल एटम अगर प्रेजेंट होंगे तो जो स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज ऐसे प्रेजेंट होगा। अगर एक सेंट्रल एटम है और एक कोई साइड एटम है, साइड एटम में आपका मान लीजिए H है, ठीक है, जो काफी स्ट्रक्चर मिलेगा, तो स्ट्रक्चर में आपका कुछ इस तरीके का लिंकेज प्रेजेंट होगा। ठीक, तो पता चल गया कि पेरोक्साइड लिंकेज कितने होंगे और उसकी पोजीशन क्या होगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, बड़ी मजा आ जाएगी पढ़ने में। फिर आपने पोजीशन समझ लिया और नंबर समझ लिया। जैसे मान लीजिए मैंने CrO5 का स्ट्रक्चर बनाया था, आप खुद से स्ट्रक्चर बना देंगे। अभी देखिए, पहले इसमें कितने पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, ये कैसे आप पता करेंगे। सर इसमें सीधा सब आपने बताया था फॉर्मूला कि एक सेंट्रल एटम है तो कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम अपॉन 2 आ जाएगा। तो कैलकुलेटेड 10 है, मैक्सिमम कितना होता है 6 अपॉन 2। सर दो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। अच्छा, दो पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है और एक सेंट्रल एटम है, तो मैंने क्या बताया था, अगर एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है तो पेरोक्साइड लिंकेज कैसे प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे। ये अभी बताया मैंने, अभी बताया। और इसमें दो पेरोक्साइड लिंकेज है, मतलब इधर से भी ऐसे ही जुड़ा होगा। ठीक, अब भाई सीधी सी बात है। अब इसमें आप देख सकते हो क्रोमियम की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 से बॉन्ड बना चुका, 2 से एक और बना लेगा, एक ऑक्सीजन भी बाकी था, 5 ऑक्सीजन होते हैं ना। देखिए अब यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से कर लीजिए, हर बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और इन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप -1 +1 चार्ज दे दीजिए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1, जो कम है उसको जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको +1। इस तरीके से हर एक बॉन्ड तोड़ना है आपको। ये सब मेथड मैं बता चुका हूं, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर Cr का +6 आ जाता है। एक बात और जान लीजिए, अब ये वही बात हुई कि आप मान लीजिए कि अपने घर से कहीं और जाते हैं, मतलब कहीं आपका डेस्टिनेशन है पहुंचने का, तो आप एक सीधे रास्ते जाते हैं और एक शॉर्टकट रास्ता होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट वाला बात बता देता हूं। यहां पर देखिए, एक बात बता देता हूं, अगर जब भी पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगा स्ट्रक्चर में, तो जो कैलकुलेट करेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमेशा मैक्सिमम होती है। क्या बोला मैंने, जब भी आप पेरोक्साइड लिंकेज आपके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो जो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया, आपने कैलकुलेट किया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +10, तब आप ऐसा करो, आप अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, आपको दिमाग में नहीं आ रहा पेरोक्साइड लिंकेज, तो आप एक काम करो, अगर कैलकुलेटेड ज्यादा हो गया मैक्सिमम से, आप एक काम करो उसमें कि ये जो आपका जो भी उस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आंसर टिक करके चले आओ, गलत नहीं होगा कभी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं, जैसे H2SO5 है, ठीक है, H2SO5 यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो मे बी इसका +8 आता है और मैक्सिमम कितना होता है +6। अगर आपको नहीं पता है पेरोक्साइड लिंकेज इनकेस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कुछ मत करिए, मैक्सिमम से ज्यादा आ गया है तो इसमें मतलब पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, और पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होने का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वाला ही आता है। तो मैक्सिमम वाला कितना है +6, आंसर +6 टिक करके चले आइए, सही हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना बताता हूं, एक बात और बता दूंगा, उसका स्ट्रक्चर आप और आसानी से बनाने लगेंगे। क्या, अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना
कि अगर आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ऑक्साइड लिंकेज ये होता है। और एक बात जान लीजिएगा, इस केस में दो सेंट्रल एटम का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है, इसका मतलब ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, और ऑक्साइड लिंकेज तभी प्रेजेंट होगा जब दो सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा। ये बात जान लीजिएगा, ठीक। ये बात आ गई। एक तीसरी कंडीशन बताया था, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम हो जाता है तो उस केस में डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एटम के बीच में डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट होगा। अगर कैलकुलेटेड मैक्सिमम से बहुत कम आ जाए, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आता है H2H2O3, या अभी आपने हाइपो सॉल्यूशन देखा होगा Na2H2O3, यहां पे सल्फर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2, और मैक्सिमम कितना होता है +6, मतलब बहुत कम हो गया, मैक्सिमम से बहुत कम हो गया। ऐसे केस में क्या होता है कि दो जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक। ये सब कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, पता होंगी तो स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी, नहीं पता होगी स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक। तो इस टाइप का लिंकेज होगा, इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक। ये बात समझे कि क्या होगा तो क्या कंडीशंस होंगी, ये आप बात समझ गए ना। अब एक बात और जान लीजिए, क्या बात जान लेंगे, एक होता है फास्फोरस और ये आता है आपका सल्फर, ठीक। मैक्सिमम इसी के कंपाउंड्स होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए, पहली चीज आपको फास्फोरस का एक बेसिक स्केलेटन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर का एक बेसिक स्केलेटन क्या होता है। देखिए, फास्फोरस क्या होता है, इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 5 और 5 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके जो बेसिक स्केलेटन होती है कुछ ऐसी होती है, एक डबल बॉन्ड बाकी 3 सिंगल बॉन्ड, और सल्फर में 6 होता है, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ठीक। ये इसका एक बेसिक स्केलेटन है, ठीक। अगली चीज, फास्फोरस में क्या होता है कि इसके जितने भी, देखिए जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ऑक्सी एसिड्स वाले आते हैं, चिंता मत करिए, ऑक्सी एसिड्स आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, अभी मत आप टेंशन लीजिए, बस बात बता रहा हूं। फास्फोरस आपको कोई भी कंपाउंड दिखेगा ऑक्सी एसिड वाला, उसमें आपको जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है उसमें जो प्रेफरेंस देना है, पहले प्रेफरेंस, प्रियोरिटी जिसको कहते हैं, प्रियोरिटी ऑफ फास्फोरस में हमेशा P डबल बॉन्ड O को देंगे, और सल्फर में हमेशा SOH बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक। किसको? SOH बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। आइए मैं आपको इस बेस, जितना भी तक बताया इस बेसिस में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। किसका बनाना चाहेंगे? अभी आपने H2SO5 पढ़ा था ना, चलिए इसी का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चीज, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, कितना आया +8, इसका मतलब मैक्सिमम से ज्यादा है, मतलब पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है और इसमें साइड एटम हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरीके का आपको लिंकेज मिल सकता है स्ट्रक्चर में, इसी का ही मिलेगा मतलब। तो आपको पहला काम क्या करना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बेसिक स्केलेटन जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, सल्फर उसकी जो बैलेंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह 6 बॉन्ड बना लीजिए। अगला बात जो मैंने कहा पहले उसको फॉलो करिए कि जो इसकी पहली बात क्या है कि पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो पेरोक्साइड लिंकेज शो करिए यहां पर इस तरीके का, एक सेंट्रल एटम और एक साइड एटम को लेकर पेरोक्साइड लिंकेज इस तरीके से बना लेंगे। ये बात मैंने बता दिया था आपको कि अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगा उसमें अगर एक साइड एटम और एक सेंट्रल एटम है तो इस तरीके का लिंकेज होगा, वो आपने बना लिया। अगला काम मैंने क्या बताया था कि इस बॉन्ड को प्रायोरिटी देता है, वो पहले डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, पहले वो इस तरह SOH बॉन्ड बनाएगा, तो पहले आप SOH बॉन्ड बना लीजिए। अब जो बाकी बचा है उसमें फुलफिल कर लीजिए। देखिए 3 ऑक्सीजन यूज हो चुका, 2 ऑक्सीजन बाकी है, यहां पर रख दीजिए, स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां से ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्ड ब्रेक कर करके कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इस पे कितना आ जाएगा +6, ठीक। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बता देता हूं, जैसे फास्फोरस में मैंने आपको जब पढ़ा रहा था एन फैक्टर एसिड्स का, तो उसमें मैंने H3PO4 H3PO3 H3PO2 बताया था। मैं सीधे आपको H3PO3 का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, वहां डायरेक्ट बनाया था, यहां पर आपको तरीका बताता हूं। पहले बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करिए। बेसिक स्केलेटन ये था, 3 2 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। बेसिक स्केलेटन ये था। पहले मैंने क्या बताया, प्रायोरिटी क्या होती है P डबल बॉन्ड O बनाने की, तो P डबल बॉन्ड O बना के रख दीजिए, बस शांत हो जाइए। अब देखिए उसमें क्या 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 रहा है। इसमें आपके पास एक ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया, अब 2 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस तरह बना सकते हैं, नहीं हम बना सकते, बताइए। OH बना दिया और एक H बना देंगे, ठीक। 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस, बन गया स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत। बेसिक पहले बात तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कुछ
तीनों वाली कंडीशन में आती, जो 3 कंडीशन मैंने बताया था, कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्सिमम, बराबर होता है, लेस देन होता है, वहां से अगर कोई स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिल रही, पहले उसको कलेक्ट करिए, जो मैंने बताया बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करिए। बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करने के बाद आपको जो मैंने प्रियोरिटी बताया कि फास्फोरस में P डबल बॉन्ड हो, सल्फर में SOH पहले बनेगा, और ऐसे अगर मान लीजिए क्लोरीन आ जाता तो क्लोरीन में भी पहले ClOH बनता है। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया आपका, ये हो गया, ये मैंने इनका जो डाउट है इस डाउट पे स्ट्रक्चर वाला बता दिया, और स्ट्रक्चर के भी डाउट्स, काफी डाउट्स थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपका स्ट्रक्चर जो है आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। अच्छा, इन्होंने एक चीज ये पूछ लिया था कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम नहीं प्रेजेंट है कंपाउंड में, तब कैसे हम देखेंगे? भैया ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट होगा कि जिसमें कोई सेंट्रल एटम ही ना प्रेजेंट हो? क्या बात करते हैं सर। तो अब चलिए अगला डाउट देखते हैं हम लोग का। एक विशाल प्रसाद जी हैं जो कि झारखंड से हैं, और इन्होंने पीडीएफ क्वेश्चन पूछा था 5, 7, 13 ये सब। चलिए ये सब हो गया आपका, 11 का आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात, आपका आंसर सही था। अगला है जो है अमृत आनंद, और ये बिहार गया से हैं, इन्होंने पीडीएफ का पूछा था। चलिए सब ठीक है, इस सब मैं स्किप कर देता हूं। इस तरह जो पीडीएफ शीट पूछे थे, सिर्फ पीडीएफ शीट का, उनका क्या उसमें डाउट लेना, डाउट है ही नहीं उनका सब तो क्लियर कर ही दिया मैंने। कहाँ गए आपके डाउट्स? हाँ, तो कहाँ तक मैं बात कर लिया था? हाँ ठीक, चलिए अगला भी एक लोगों ने सिर्फ पीडीएफ ही पूछा, पीडीएफ वालों को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, फालतू लेंथ बढ़ रही वीडियो की। अगला भी जैसे सौरभ कुमार जो इन्होंने भी पीडीएफ का ही सारे क्वेश्चन पूछे थे, वो सभी मैंने बता ही दिया। ठीक है, और अगला एक अभिषेक राज जी, इन्होंने क्या पूछा, ये कहाँ से हैं? ये आपके सासाराम बिहार से हैं, और इन्होंने डाउट जो पूछा है, पहली चीज तो इन्होंने भी कुछ पीडीएफ शीट के क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सब तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, पीडीएफ शीट क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके हैं। आपका एक डाउट है वो मैं आपका डाउट समझ गया, और आपने मेरी बात गलत तरीके से ले लिया था, इसलिए आपको वो डाउट आ गया है। मैंने एक बात बताया था कि H2O2 जो होता है ये H2O में भी जाता है, और ये हमारा O2 में भी जाता है। यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0। H2O2 जब H2O में जाएगा, H2O में ही सिर्फ जा रहा है, उस केस में देखिए एन फैक्टर कितना आएगा, 1 का चेंज है, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अगर H2O2 सिर्फ H2O में गया था, तो अगर H2O2 सिर्फ O2 में जाएगा तब -1 से 0, 1 का चेंज, नंबर ऑफ एटम 2, एन फैक्टर 2 आ जाएगा। तो अगर हम अलग अलग पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस की बात करते हैं तो उस केस में आपका एन फैक्टर 2 आएगा। लेकिन आप पूछ रहे हो कि सर यहाँ 2 आ रहा है, आपने सही कैलकुलेट किया, आपने भी 2 ही कैलकुलेट किया, लेकिन आप कह रहे हो कि सर एन फैक्टर जो है वो एन आपने 1 लिखाया था। भाई मैंने H2O2 का 1 लिखाया था, लेकिन किस केस में लिखाया था? जब H2O2 H2O प्लस O2 में जाता है, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के केस में। क्यों? क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? N1 into N2 upon N1 plus N2, मतलब N of oxidation into N of reduction upon N of oxidation plus N of reduction। ठीक है, तो 2 into 2 upon 2 plus 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मैंने H2O2 का एन फैक्टर 1 बताया था, लेकिन कब बताया था? जब वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है H2O और O2 में। अगर वो सिर्फ H2O में जाए, सिर्फ O2 में जाए, तब 2-2 होगा एन फैक्टर। ठीक, यहीं से एक कंक्लूजन निकलता है, एन फैक्टर जो होता है हमारा वो फिक्स नहीं होता है, वो किस पे? रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सेम कंपाउंड का, सेम मॉलिक्यूल का एन फैक्टर डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। H2O2 का 2 भी है, H2O2 का 1 भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं किसी का याद कर लिए कि H2O2 का 1 होता तो 1 ही हर जगह लगा रहा है, नहीं, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। क्यों याद करना भाई? जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो याद क्यों कर रहे हैं? दोनों में से एक काम करिए। चलिए, डाउट मेरे हिसाब से अभिषेक राज का भी क्लियर हो ही गया होगा। एक लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पूछे हैं, क्या नाम है आपका? बिहार से हैं, अवन्या नाम से। तो इन्होंने पीडीएफ शीट में क्वेश्चन 11-13 पूछा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सब बता दिया हूं मैंने। और अच्छा एक चीज मैं कह दूं कि जैसे आप लोगों ने इसमें फीडबैक भी लिखा है,
तो बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, और आप लोग जितना अच्छा फीडबैक देते हैं, जितना अच्छा रिस्पांस देते हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हुए थे जो हम लोग के वीडियो जाते हैं पब्लिकली, उस पर आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है वही बताइए कि हाँ मुझे लेक्चर अच्छे नहीं लग रहे हैं, सब कुछ बताइए। ओपनली हम लोग पूछते हैं कि फीडबैक क्या है, तो आप ओपनली बताइए कि आपको जैसा भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप जितना रिस्पांस देंगे उतना ही हम लोग को हिम्मत मिलती है और ज्यादा काम करने के लिए, आप लोग को और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और आप लोगों के जितने फीडबैक है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आए हैं। अभी रात में मैंने सारे फीडबैक्स आपके पढ़े हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आपके जितने फीडबैक्स है बहुत ही पॉजिटिव थे, और वही एनर्जी के साथ आज मैं सुबह आज वीडियो शूट भी कर रहा हूँ। इसमें आपका था रिशु तिवारी जी ने पीडीएफ सीट ही पूछा था, और इन्होंने पूछा था रिएक्शन बैलेंस और एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में। रिएक्शन बैलेंस देखो मैंने बता दिया, जो आपका एन फैक्टर कैलकुलेट करना भी कई जगह पर आ चुका है, तो वो भी आपके में भी क्लियर हो चुके होंगे। बात आती है, हाँ बाकी आप लेक्चर को एक बार और देख लीजिए, एन फैक्टर वाला पूरा पोर्शन समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ उसमें बताना नहीं है। अनु श्रीवास्तव ये भी है आपके, कहां से, गोंडा से हैं, पीडीएफ सीट पूछा था इन्होंने, बस ठीक है चलिए, इनका भी क्लियर हो ही चुका है ना, हाँ ठीक। चलिए अगला आपका वंदना कुमारी, इन्होंने क्या पूछा, रिएक्शन बैलेंस, डीकंपोजिशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और पीडीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन, पीडीएफ के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया, रिएक्शन बैलेंस बता चुका हूं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बता चुका हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या दिक्कत आ गई डीकंपोजिशन रिएक्शन में। डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट होगा आपका, ठीक है, एक एलिमेंट होगा उस नहीं देखिए बताता हूं आपको, रुक जाइए। एक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें आपके दो डिफरेंट दो डिफरेंट आपके आयन होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक, वो दोनों में एक ऑक्सीडाइज हो और एक रिड्यूस हो, उसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे, डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे PCl5 PCl3 प्लस Cl2 जाता है, ठीक। एग्जांपल जहां समझ आता है, यहां पर देखिए फास्फोरस का +5 है और क्लोरीन का -1 है। यहां पर फास्फोरस का कितना है, फास्फोरस कितना है +3, और यहां पर क्लोरीन का कितना है 0। तो देखिए एक कंपाउंड है, उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक फास्फोरस एक क्लोरीन है, एक आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। तो अगर एक कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो एक रिड्यूस हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। और ऐसे में जो एन फैक्टर होता है वो एन रिडॉक्स वाले के एन रिडक्शन वाले के बराबर होता है, ठीक। कोई डाउट ऐसा इसमें आना नहीं चाहिए था आपको, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और आगे एक लोग हैं, इन्होंने सौरभ सुमन, इन्होंने सब वही पूछ लिया है, पीडीएफ सीट के ही सारे क्वेश्चंस इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, वो सब भी मैं बता ही चुका हूं। आगे ऐसे प्रज्ञा यादव भी पीडीएफ सीट, बाकी मैं स्किप कर देना कुछ नाम, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसमें जो पीडीएफ सीट ही पूछे घूम फिर के, तो सब तो बता चुका हूं, क्या बार बार बोल रहा हूं। देखिए कुछ एक पीडीएफ वाले, ठीक, एक सीमांग मिश्रा जो कि मेरे ही होम टाउन से हैं, चलिए इन्होंने पीडीएफ सीट ही पूछा। आगे एक लास्ट है हिमानी सिंह जी, क्या पूछा आपने तो बड़े क्वेश्चंस डाल दिए हैं, 10-11 क्वेश्चंस। क्या पूछा आपने, सबसे पहले आपने व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू फाइंड इट और कैलकुलेट इट। ये क्या बात है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना, क्या होता है, सब कुछ तो मैं बताया हूं। क्या ऐसा उसमें मैंने पूरा एक लेक्चर 1-1.5 घंटे का पूरा लेक्चर मैं ऑक्सीडेशन नंबर पे चिल्लाया हूं, क्या इसमें मैं आपको बताऊंगा, बताइए। 2 मेथड होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड या आपका एक्स मान के मेथड करिए, उसमें आगे आप स्ट्रक्चर की उस हर एक बात, भाई अब तो पूरा 1.5 घंटे का मैं लेक्चर रिवाइज करूं, आपको लेक्चर मिला वो 2 बार देखिए 3 बार देखिए, क्या उसमें आपको दिक्कत आ रही है। देखिए ये बात बहुत गलत है, पर्टिकुलर अब आप ऐसा कहोगे कि सर रिडॉक्स, आप डाउट पूछा क्या आपको, सर रिडॉक्स में डाउट आ गया है, रिडॉक्स में क्या डाउट है ये बताइए, रिडॉक्स चैप्टर में पूरा चैप्टर ही पूरा डाउट में आ गया, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा फिर से, लेक्चर वीडियो लेक्चर आप पाए हैं 4 बार देखिए 32 बार देखिए, मेरा कोई लॉस नहीं होगा उसमें, देखिए आप जितनी बार देखना चाहते हैं। Na2S4O6 is a salt of H2S4O6, जी है, सॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट,
फिर आप वही है, आप तो 4 ही टॉपिक मैंने पढ़ाया, ऑक्सीडेशन नंबर, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, रिएक्शन बैलेंस, बेसिक डेफिनेशन, 2 और टॉपिक ही पूरा पूछ चुकी हैं। 2 और बच्चे भी पूछ लिए होते, पूरा चैप्टर ही आ जाता उसमें। बताइए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मैंने, अच्छा एक मिनट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मैंने भी बताया था। अभी मैंने बीच में एक जगह क्वेश्चन आया था, मैंने पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था, तो ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया हूं। चलिए ठीक है। अब आप पूछ रही हैं कि हाउ वी विल फाइंड इन क्वेश्चन दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा, कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ऑक्सीडेशन ऐसे फाइंड करेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बता चुका हूं। ठीक, और बाकी 3 डेफिनेशन बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वहां से आप पता कर सकते हैं। आपने पूछा हाउ टू लर्न पी एंड एस ब्लॉक, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी? एसपी ब्लॉक का डाउट सेशन पूछा जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन की डाउट सेशन में एसपी ब्लॉक कहां से पूछ रही हैं आप? बहुत आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं एकदम मुझे। अब देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वहां जो पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा, मैं बहुत जल्दी बोलूंगा। बिना मतलब परेशान कर रहा है, बताइए। देखिए हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक, और जैसे यहां पर अभी मैं रो रहा हूं तो उसी टाइप का कुछ चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया एस ब्लॉक का। और पी ब्लॉक भाई काफी बड़ा है, पी ब्लॉक पढ़ाया जाए तो बताया जाएगा, क्यों लोड ले रहे हैं आप इतना जल्दी, बताइए। और अब बाकी आपको अगर जानना ही है तो ऐसा करिएगा, मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे एक मैं बता ही देता हूं, नहीं तो आप भी कर आएंगे मुझे कि आप सर मुझे नहीं बताए, बाकी सबको बता दे रहा है। जैसे ग्रुप 15 ले लीजिए, इस टाइप का आपको मिल जाएगा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक, ऐसे इधर ग्रुप 16 होता है, इसको याद करते हैं इस तरीके से, ओ एस से टीपो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं। एक आता है ऐसे ये वाला ग्रुप, बैगन आलू गाजर इन थाली। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थाली, सब बताया जाएगा, जो चैप्टर जहां पर आएगा सब बताया जाएगा, टेंशन मत लिया करिए आप लोग। फीस दे दी है तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं? अब तो हम लोग का आपसे दिमाग खाइए बस, काहे टेंशन आप अपने जिस सर पे ले रहे हैं, हमारे सर पे टेंशन डालिए बस। अब आपने पूछा हाउ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म, अब आप बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में, बाकी ऑर्गेनिक वाले सर आपको क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, सब बताया जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर मिल चुका है, उसमें मैंने रिलेशन बताया है, देख लीजिए वहां से। व्हाट इज डाइल्यूशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन कुछ नहीं होता, पानी डालिए डाइल्यूशन है भाई। वाटर ऐड करना ही डाइल्यूशन कहलाता है। क्या वाटर ऐड करना है? पानी, पानी डाइल्यूशन मतलब पानी, पानी डाल रहे हैं, पानी पानी डालते ना, बस वही चीज है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इट? कोई वैल्यू नहीं होती, डाइल्यूशन एक प्रोसेस है, पानी ऐड करना, क्या इसकी वैल्यू होगी? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा बहुत लगाइए। फिर आप मोल कॉन्सेप्ट के डाउट पूछने लगे। अब इसमें हमें लगता है आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए। वैसे एक मिनट, आपसे मैं काफी बार पर्सनली कांटेक्ट कर भी चुका हूं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक, तो आप ऐसा करिएगा, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करिएगा। ठीक, आपकी कुछ दिक्कत, कुछ और ही दिक्कत है, मुझे ऐसा फील आ रहा है आपकी कुछ अलग ही दिक्कत है, आप छोड़ दीजिए। और बाकी आपके हो ही गया, आपने आखिरी डाउट भी मोल कॉन्सेप्ट का ही पूछा है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर देखिए, सब समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट जब डाउट से उसमें पूछेगा, इसमें नहीं पूछना है। अच्छा, कुछ एक आध और थे जिसमें कुछ लोगों ने पीडीएफ बना के भेज दिया, आप लोग भी जैसा मन करता है वैसा ही भेजते हैं, कुछ कहा जाए इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो नहीं करते। चलिए, एक लोग हैं जिन्होंने कुछ अपने आप से ही क्वेश्चंस लिख डाले हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं लेक्चर और डाउट, लेक्चर और पीडीएफ सीट दो से ही लूंगा डाउट। आप इधर उधर भटक रहे हैं तो आप भटकिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने भी पीडीएफ ही पूछा है, मतलब सॉरी पीडीएफ सीट के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ऑलमोस्ट सबके हो ही गए हैं और किसी का डाउट नहीं बाकी। काफी लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज कर भी पूछ लिया था। ठीक है, वो प्रोसेस नहीं है लेकिन पूछ लिया तो मैंने बता दिया था। ठीक है, दिया था। अच्छा चलिए, इसमें एक बात है, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, कुछ बाकी नहीं रह गया, हो ही गया है। ठीक है, इस डाउट सेशन को मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगा।
देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी डाउट सेशन है पूरा पूरा देखेंगे, ये नहीं कि अपना डाउट ढूंढिए कि मेरा पर्टिकुलर डाउट कहाँ पर है। पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है कुछ चीजें आपकी डाउट रही हो लेकिन आप नहीं पूछे हो। और खासकर मैं बात करूंगा, जैसे मैंने लास्ट में हिमानी सिंह का लिया और मैंने उसमें काफी कुछ बोला, देखिए वो मजाक में ही लीजिए, कोई बात को दिल पे मत लीजिएगा, ईगो पे मत लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सीखने के लिए आप जो भी आपको छोटी छोटी बात नहीं समझ आती पूछिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं समझ आता आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, टीचर थोड़ा सा मजा लेगा, उतना चलता है। आप सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मुझे पर्सनली आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको जो चीजें आपकी दिक्कत आ रही है वो एक्सप्लेन करूँ। बाकी मैंने देखा भी आपको, मैं काफी कुछ पर्सनली व्हाट्सएप रिप्लाई भी करता रहता हूँ, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं कोई ऐसा नहीं कि आपका कोई ऐसा मुझे कोई इंटेंशन नहीं था मजाक वजाक उड़ाना, बस मैं एक थोड़ा सा ऐसे ही लाइट वे में ले लिया चीजों को। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हम लोग भी अपने हिसाब से पूरा एफर्ट डालते रहेंगे। और कभी कुछ किसी को अगर कह भी देते हैं तो उसको आपको बुरा नहीं मानना है, आपको सीखने पे अपने ज्यादा फोकस करना है। अब अगर अपने आप टीचर की अगर आप बात कोई को पे लेंगे तो बहुत गलत बात है ये। जैसे कुछ लोगों ने नोट्स, जो हम लोगों ने जब प्रेस्क्राइब करके मांगा कि आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा अगर आप नोट नहीं भेजेंगे, कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों ने गाली गलौज भी किया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप क्या, उससे कोई आपको मतलब थोड़ा ना है। और ना मेरा कोई अभी हम छोड़ ही दें कि ठीक हम बस लेक्चर आपको दे दें, पीडीएफ शीट दे दें, आपसे कोई कांटेक्ट ना रखे, पर्सनल गाइडेंस ना दें आपको, तो उससे आपको क्या कोई फायदा होगा? हम लोग का ये मतलब नहीं बस केवल आपसे पैसे ले लिए, आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी, ये मतलब नहीं है। हम आपसे दिल से जुड़ना चाहते हैं कि हम आपका पर्सनल गाइडेंस करके आपका सिलेक्शन पे मुझे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है बस केवल आपने पैसा दिया, मैंने आपको सर्विस दिया, बात खत्म। बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम लोग आप लोगों को सिलेक्शन करने के लिए दिल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें साथ दीजिए और उम्मीद करता हूँ सबके डाउट्स हो चुके होंगे। एक आध दो डाउट्स अगर छूट भी गए होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, और मैंने कोशिश किया मैक्सिमम किसी के डाउट्स ना छूटे, ठीक है। तो बस आज के डाउट सेशन में बस इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।